इनफर्टिलिटी का रीज़न क्या होता है? एक तो ये कि कभी कंसीव किया ही नहीं, ओके। जिसे हम प्राइमरी इनफर्टिलिटी बोलते हैं। हुँ, लड़कियां जो स्मोक करती हैं हुँ, उन लोगों में भी जो अंडे बनने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है, जो अंडे बनते हैं वो भी डिफेक्टिव बनते हैं। ओके। लो सेक्सुअल डिज़ायर महिलाओं में। लो सेक्सुअल डिजायर मतलब कि आपकी करने की इच्छा ही नहीं हो रही है, आपका ओके। सेक्स करने का दिल ही नहीं करता है। ओके। आपको अगर अराउज करने की कोशिश भी की जाए तब भी आप अराउज नहीं हो पाती। अराउज़ल वुमेन सेक्स पावर बढ़ाने के लिए भी कुछ दवाइयाँ आती हैं क्या? मेडिकली दवाइयाँ आती हैं ओके। लेकिन यूज नहीं की जाती हैं। एक रिकरेंट अबॉर्शन से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बताइए। रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस है ना। यस। हाँ, तो अबॉर्शन इस वजह से भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं क्या? देखिए एक्चुअली ना अबॉर्शंस के रेट इस वजह से बढ़ रहे हैं हम ये तो नहीं कह सकते ज़्यादा। ज़्यादा वज़न क्या कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकता है एक लड़की के आगे के फ्यूचर लाइफ में? ओके, ज़्यादा बड़ा वजन ओबेसिटी, अगर वो obesity। ओबेसिटी की कैटेगरी में आती है। एक होता है ओवरवेट, ओवरवेट। एक होता है ओबेस। क्या वाइट डिस्चार्ज से वेट लॉस होता है या वीकनेस आती है? क्या प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स करना सेफ है? बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल। Okay। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें मना किया जाता है, जैसे जिन लोगों में क्या बेली का शेप देख के ये पता लगा जा सकता है कि लड़का है कि लड़की है? नमस्कार, जय हिंद। मैं महेंद्र त्रिपाठी एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ मेरे यूट्यूब चैनल द सॉल्यूशन पॉडकास्ट बाय एमटी में। टीएसपी की यूएसपी यही है कि यहाँ पर आपको मिलेगी आपकी समस्याओं का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो आज हमारे साथ एक ऐसी मेहमान है जो कि यंग, ब्यूटीफुल, एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक, एम्बिशियस और हाईली वर्कोहलिक हैं, और जिनका नाम है डॉक्टर मयूरी कालरा, जो कि मथुरा से हमारे साथ यहाँ पॉडकास्ट के लिए आई हैं। डॉक्टर मयूरी कालरा एक स्त्री एवं महिला रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर मयूरी कालरा ने एमबीबीएस रशिया से किया है और एमएस की डिग्री जो है केडी मेडिकल कॉलेज मथुरा से प्राप्त की है, और भी वर्तमान में केडी मेडिकल कॉलेज मथुरा में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। मेडिकल के पढ़ाई के साथ साथ डॉक्टर मयूरी ने डांस एवं म्यूज़िक में भी बहुत सारे अचीवमेंट प्राप्त किए हैं। डांस एंड म्यूज़िक पढ़ाई के साथ साथ इनका पैशन भी है, और इसके साथ ही डॉक्टर मयूरी कालरा एक काउंसलर भी हैं। आपका हार्दिक स्वागत है डॉक्टर थैंक यू मयूरी सो कालरा मच, थैंक यू सो मच। मेरे पॉडकास्ट चैनल द सॉल्यूशन पॉडकास्ट बाय एमटी में। मैं जितना बता पाया, अब आप अपने बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर, थैंक यू। रियली आई एम ऑनर्ड। मेरा जो ग्रेजुएशन है एमबीबीएस वो रहा है रशिया से, इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मेडिसिन। ओके। ये किर्गिस्तान में है, एक सब कॉन्टिनेंट है रशिया का, जहाँ पर बिश्केक उसकी कैपिटल है, वहाँ से मेरा एमबीबीएस हुआ है। ओके। डांस और म्यूज़िक को लेकर के तो मैं बचपन से ही पैशनेट थी, मेरे हॉबीज़ हैं। मैंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ में ये भी पैरेलली में किया करती थी। बचपन से ही डांस को लेकर मेरे अचीवमेंट्स बहुत रहे हैं। मैंने एमबीबीएस के दौरान भी इसे कंटिन्यू किया। ओके। मैं रशिया गई, वहाँ पर भी एज ए कल्चरल सेनेटर में 5 साल तक रही अपने ओके। कॉलेज में। रशिया में अपने जो रेक्टर हैं, डीन हैं, सबके साथ में बाहर जाया करती थी। अलग परफॉर्मेंसेस दिए हैं मैंने वहाँ पे। बेली डांस सीखा है रशिया का, वाह, किर्गिज डांस सीखा है। तो ग्रेट। मैंने वहाँ पर डांस को में वहाँ भी मेरे अचीवमेंट्स रहे हैं। ओके। कुछ शोज़ थे वो भी जज किए हैं वहाँ पे। एज़ अ इंडियन रिप्रेजेंटेटिव मैं वहाँ पर मैंने अपने आप को प्रेज़ेंट किया है। ओके। तो मेरा ये सफ़र वहाँ एमबीबीएस का वहाँ तक था। देन फिर एमएस एज़ अ एमएस ओबीजीवाई मैं केडी मेडिकल कॉलेज से मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, ओके। और बस अब वहाँ सेवाएँ दे रही हूँ। और थैंक चाहती हूँ कि ये चीज़ें कंटिन्यू रहें। बहुत बहुत ही अच्छा मैम। जैसे आपने बताया डांस एंड म्यूज़िक में, मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ होने के नाते महिला से संबंधित समस्याओं के बारे में तो आपसे बात करूंगा ही, लेकिन मैं जैसा आपने बताया डांस एंड म्यूज़िक का, तो मैं अपना पहला क्वेश्चन उसी से शुरू करता हूँ। मैडम, एक महिला के जीवन में डांस म्यूज़िक क्या परिवर्तन ला सकता है, या इसको इस प्रकार देखें कि स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए डांस एंड म्यूज़िक का क्या रोल है, इसके बारे में बताइए। बेसिकली इंसान को क्या चाहिए ज़िंदगी में? हाँ। इंसान चाहता क्या? हर एक इंसान एक ही चीज़ चाहता है, सक्सेस पाना। बराबर। पैसा चाहता है, बहुत पैसा चाहता है, सक्सेस चाहता है, नेम चाहता है, फेम चाहता है। बराबर। इसीलिए सब कुछ वो करता है। अब ये सब चीज़ तभी हम लोग अचीव कर सकते हैं जब हमने देखा है कि जब हम हमें स्ट्रेस कम होता है, हम लोग डिस्ट्रेस होते हैं। ओके। जैसे स्ट्रेस लेवल कम होता है तो प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है।
तो मेरे लिए डांस और म्यूजिक क्या करता है, यही काम करता है, स्ट्रेस को कम करने का काम करता है, जिससे कि मेरी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है, सेल्फ एस्टीम इंक्रीज होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जैसे हमने बात की स्ट्रेस की, तो स्ट्रेस से क्या होगा, स्ट्रेस से आप कितना ही अच्छा काम करने की कोशिश करें, बेसिकली अगर आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हैं तो आप उसको ठीक से डील नहीं कर सकते। बराबर। ऐसा नहीं है कि मैं म्यूजिक की बात करती हूँ या मैं सिर्फ डांस की बात करती हूँ, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो उसको डी स्ट्रेस करती हैं। बराबर। तो लेकिन अगर बात डांस की आती है, म्यूजिक की आती, तो बेसिकली डांस करता क्या है या म्यूजिक क्या करता है, अपनी बॉडी के अंदर जो कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन होता है जो कि स्ट्रेस बढ़ाता है, उसको कम करने का काम करता है। एक हार्मोन होता है एंडोर्फिन्स, जो स्टेरॉयडल हार्मोन है, उसको ये बढ़ाता है। डांस है, एक्सरसाइज है, या ब्रीदिंग एक्सरसाइज बोल सकते हैं, या हम लोग कह सकते हैं प्राणायाम है, वो बढ़ाता है। तो उन हार्मोन्स को बढ़ने की वजह से जो है बॉडी पूरी डी स्ट्रेस होती है और हम अपने काम में ज़्यादा अच्छा फोकस कर पाते हैं, हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है, मोटिवेशन बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, सेल्फ एस्टीम बढ़ता है। अगर मैं बात कहूँ कि हमारे जो यंगस्टर्स में या प्री मीनोपोजल फीमेल के अंदर जो कह सकते हैं कि मोर देन 30s में या 40s में, ये डांस एज को रिवर्स करने का काम करता है। कैसे कि जब भी हम लोग डांस करते हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं, तो क्या होगा कि ऑक्सीजन कंजप्शन बढ़ेगा बॉडी के अंदर, ऑक्सीजन बॉडी ज़्यादा कंज्यूम करेगी। जैसे ऑक्सीजन कंज्यूम करती है, आपका हर एक सेल के अंदर, चाहे वो ब्रेन का सेल हो, चाहे वो आपका बॉडी का एक कोई सेल हो, हर सेल के अंदर ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में पहुंचेगा। जो आपका जो एजिंग है वो ऑटोमेटिकली, ये नहीं कह सकते कि खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेकिन हाँ, जो जिस स्पीड से वो बढ़ रही है वो स्पीड कम हो जाएगी। हाँ, तो मेरे हिसाब से ये है कि डांस करना बहुत बेनिफिशियल है, मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल है, सबके लिए बहुत बेनिफिशियल है, अगर वो करना चाहते हैं, अगर उन्हें अच्छा लगता है तो। ओके मैम, जैसे आपने बताया कि मूड स्विंग और ये सारी चीज़, जैसे मेनोपॉजल कंडीशन आती है एक लेडी के 40+, 45+ पे, तो उसमें भी म्यूजिक और डांस इफेक्ट करता है क्या? नहीं, उसमें क्या क्योंकि है ना, उस समय तो हार्मोन्स का ब्लंडर चलता रहता है, ऊपर नीचे पूरी चीज़ें, तो उसके बारे में बताइए थोड़ा। वो कंडीशन एक डिफरेंट है। एक्चुअली क्या है कि हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, वो आप देखो तो पूरी तरह से हार्मोन्स पे बेस्ड है। ओके। पूरी बॉडी कैसे, फॉर एग्जांपल मेन हार्मोन्स क्या होते हैं, लड़कियों में होता है ईस्ट्रोजन, जो ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए, और टेस्टोस्टेरोन कम मात्रा में होना चाहिए। लड़कों में होता है टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए और ईस्ट्रोजन बहुत कम मात्रा में। अगर इन दोनों हार्मोन्स के बीच में फ्लक्चुएशन होने लगे, या एक हार्मोन बिल्कुल कम हो जाए और एक बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, सारी दिक्कतें वहीं से स्टार्ट होती हैं, है ना। ओके। तो देखा जाए तो जैसे फॉर एग्जांपल ईस्ट्रोजन है ना, एक फीमेल के अंदर, फीमेल की वॉइस वो ईस्ट्रोजन पे डिपेंड करती है कि उसकी आवाज़ कैसी होगी, उसकी आवाज़ पतली होगी या बहुत मोटी होगी। फीमेल की स्किन, फीमेल का बालों का टेक्सचर, वो ईस्ट्रोजन पे डिपेंड करता है। तो बेसिकली जो हम कहते हैं कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, और साथ में जो फीमेल का यूट्रस है, ये ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन पे डिपेंड करता है। अब इसमें अगर इम्बैलेंस होता है, मीनोपॉज के टाइम पे क्या होता है कि जो ईस्ट्रोजन है वो बिल्कुल डिक्रीज हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो आप सिम्टम्स बता रहे हैं कि मूड स्विंग्स होना, हॉट फ्लैशेस होना, हॉट फ्लैशेस सबसे ज़्यादा देखा जाता है, हॉट फ्लैशेस होते हैं, स्लीप डिस्टर्बेंसेस होती हैं, इवन कुछ पेशेंट तो होते हैं जो डिप्रेशन में चली जाती हैं, वो भी देखा जाता है। लॉन्ग टर्म इसके कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। अगर ईस्ट्रोजन कम है तो हड्डियों में दिक्कतें आने चालू हो जाती हैं। हड्डियाँ कहते हैं कि जैसे कहते हैं बिल्कुल छन्नी की तरह, बोन डेंसिटी कम हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस वो होता है। इसी के साथ साथ में कार्डियक डिसीजेस जो हैं, जैसे कि हार्ट में ब्लॉकेजेस होना, वो बढ़ जाता है। वो दिक्कतें होती हैं। साथ में एक सबसे बड़ी चीज़ होती है जिसको हम सबसे ज़्यादा अवॉइड करते हैं, कॉग्निटिव फंक्शन लॉस। ये क्या होता है? ये होता है कि कॉग्निशन मतलब कि ऐसी मानसिक स्थिति जिसको हम बोलेंगे, जिसके अंदर एक फीमेल के डिसीजन टेकिंग जो कैपेसिटी है वो अफेक्ट होती है। उसका सुनने की क्षमता, उसकी समझने की क्षमता, उसकी रिएक्ट करने की क्षमता, वो सब अफेक्ट होती है, उसकी अलर्टनेस अफेक्ट होती है। तो हम लोग कई बार देखते हैं कि जैसे जैसे मीनोपॉज का टाइम पास में आने लगता है, जैसे हम कहते हैं कि पेरी मीनोपोजल टाइम होता है, प्री मीनोपॉज प्री मीनोपॉज वो मीनोपॉज के पहले का, लेकिन इसके बीच का ट्रांजिशन फेज होता है, ट्रांजिशन फेज होता है। ये ट्रांजिशन फेज होता है। इसका जो एज होती है वो
तो 40 से लेके 45 के बीच में हम मानते हैं, बिल्कुल। ठीक है। अगर मान लो कि ये जो एज है मेनोपॉजल ट्रांजिशन और पहले आने लगे, 40 से भी पहले आने लगे, तो जो ओवरीज होती हैं, अंडेदानी होती हैं, जल्दी फेल होती हैं, है ना। फर्टिलिटी पे भी इफेक्ट होता है। उसके दौरान क्या होता है, जो एस्ट्रोजन की मात्रा है वो बहुत कम होती है, क्योंकि अंडे बनने कम हो जाते हैं। बेसिकली अंडे बनने कम होते हैं, एस्ट्रोजन की मात्रा कम हो जाती है, और ये सारे के सारे जो सिम्टम्स हैं वो नजर आने लगते हैं, जैसे हॉट फ्लैशेस हैं, एकदम से बैठे बैठे एक लेडी को गर्मी लगेगी, पहले बहुत तेज गर्मी लगेगी, देन उसके बाद उसको स्वेटिंग आनी स्टार्ट होगी, और धीरे धीरे करके फिर शिवरिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब वो सोचते हैं कि पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है मेरे साथ में कि ये ऐसे सिम्टम्स क्यों आ रहे हैं। ये मेनोपॉजल ट्रांजिशन के वक्त होते हैं, है ना। और इसके अलावा कॉग्निशन भी लॉस हो गई। क्यों? वो धीरे धीरे करके ऑटोमेटिकली अलर्टनेस कम हो जाएगी, पेशेंट हम लेडी में देखेंगे वो होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग बहुत अवॉइड करते हैं। कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से मिमिक करते हैं, जैसे वल्वो वजाइनल इचिंग है, नीचे के रास्ते इचिंग होती है, पेशाब करते समय जलन होती है। तो क्या सोचते हैं हम कि अरे ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि बार बार शायद इन्फेक्शन हो रहा है ना, यूरिन इन्फेक्शन। और पता नहीं क्या होता है कि मुझे ना यूरिन इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन रिपोर्ट्स में कुछ आता नहीं, रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, बट फिर भी यूरिन इन्फेक्शन हो, लेकिन हम फिर भी एंटीबायोटिक कुछ खाते जा रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लीज़ आप एज पहले देखो कि किस एज में आपको ये सिम्टम्स हो रहे हैं, क्योंकि ये प्री मेनोपॉजल पेरीमेनोपॉजल के जो सिम्टम्स हैं वो इससे मिमिक करते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स एस्ट्रोजन कम होने की वजह से होते हैं। मैडम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पीआईडी क्या होता है और इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? पीआईडी इसे हम कहते हैं पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज। ठीक है। ये क्या होता है कि सूजन होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर, सूजन आ जाना, जैसे यूट्रस में सूजन आ जाना, फैलोपियन ट्यूब्स में सूजन आ जाना, है ना, ओवरीज में सूजन आ जाना, हर जगह सूजन आ जाना, बेसिकली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर। इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे इनफर्टिलिटी है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस इनफर्टिलिटी हो गया, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस हो गया, या ये कई बार अगर इन्फेक्शन और ज़्यादा अंदर इंक्रीज हो जाता है और बढ़ जाता है, जैसे ऑर्गन्स अदर ऑर्गन्स को कवर कर लिया, सेप्सिस में कन्वर्ट हो गया, ये कॉम्प्लिकेशंस है इसके। और इस दूसरा कॉम्प्लिकेशन एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ये से मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन। इसका मेन रीजन क्या होता है? इसको बोलते हैं, जो एक मिथ है कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्स के दौरान ही ये ट्रांसफ़र होता है गर्ल्स या लेडीज़ में, तो ये क्या फैक्ट है कि मिथ है? देखिए, ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड है, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसके नॉन सेक्सुअल कॉजेज भी होते हैं। जैसे ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेक्स है, जैसे नॉन सेक्सुअल कॉजेज, जैसे डिलीवरी के बाद में पीआईडी हो सकता है, अबॉर्शंस के बाद में, या आईयूसीडी यूज करते टाइम कोई इन्फेक्शन अंदर चला गया, तब पीआईडी हो सकता है। ये इसके नॉन सेक्सुअल कॉजेज हैं। सेक्सुअली तो डेफिनेटली दो बैक्टीरिया जो ज़्यादातर मोस्ट कॉमन है, जो क्लमाइडिया, गोनोरिया, उनकी वजह से पीआईडी होता है। इसके कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं? पीआईडी कॉम्प्लिकेशंस, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का कॉम्प्लिकेशन, सबसे मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन एक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड फर्टिलिटी। ज़्यादातर लोगों में मैंने यही देखा है। पेशेंट आती है, कई बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी से रप्चर्ड हो जाती है या अनरप्चर्ड, दोनों ही पेशेंट हमारे पास आती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का होता है क्या कि ये होता क्या है एक्टोपिक प्रेगनेंसी? एक्टोपिक प्रेगनेंसी है कि यूट्रस के अलावा कहीं और प्रेगनेंसी लग जाना, चाहे वो ट्यूब्स में लग जाना, चाहे वो ओवरीज पे लग जाना, चाहे वो कहीं पे भी लग जाना अंदर। कई बार तो पेट में भी लगती है, एब्डोमेन में भी लग सकती है, बिल्कुल पेट में भी लग सकती है। नई चीज आप बता रहे हैं। ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी ही है। होता क्या है ना कि ये ज़्यादा चलती नहीं है, ये 12 हफ्ते से ज़्यादा चल नहीं पाएगी। तो जो पेशेंट आती है हमारे पास में, या तो वो 8 हफ्ते के आसपास आती है, पहली बार अल्ट्रासाउंड करा रही है, फिर आती है हमारे पास कि मैडम ब्लीडिंग हो रही है, क्योंकि चल तो पाती नहीं है। कई बार एक्टोपिक अबॉर्शन हो जाता है, ब्लीडिंग के साथ में पेशेंट आती है, पेन एब्डोमेन के साथ में आती है, तब पता लगता है कि बच्चा कहीं और लगा हुआ है। हाँ। इनफर्टिलिटी क्या होता है और इनफर्टिलिटी का रीज़न क्या होता है? ये कैसे होती है? इनफर्टिलिटी 2 तरह से होती है। एक तो ये कि कभी कंसीव किया ही नहीं, जैसे हम प्राइमरी इनफर्टिलिटी बोलते हैं। दूसरी इनफर्टिलिटी होती है कि एक बच्चा हो गया या 2 बच्चे हो गए, अब तीसरा बच्चा हो ही नहीं पा रहा है। बेसिकली क्या होता है कि कंटिन्यू अगर 12 महीने तक ट्राई करने के बाद भी अगर बच्चा नहीं होता है, तो उसे हम कहते हैं इनफर्टिलिटी। ठीक है।
मोस्ट कॉमन जो रीजंस होते हैं इनफर्टिलिटी के, हम जो देखते हैं कि ओव्यूलेटरी डिस्फंक्शन होता है, अंडे दानी में अंडे ही नहीं बन रहे हैं, ओके ठीक है, या फिर ऐसा होता है कि बच्चे दानी में कोई दिक्कत आ रही है, या कभी इन केस ऑफ इन्फेक्शंस ओके ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, ब्लॉक्ड उस केस में होता है, ठीक है। ये इस जो नॉर्मल कॉज है वो तो ये होते हैं, ये लेकिन कुछ अवॉइडेबल रीजंस ऐसे हैं जिसको हम लोग कभी देखते ही नहीं हैं, जैसे स्ट्रेस है, ओके ठीक है। स्ट्रेस की वजह से इनफर्टिलिटी, कोई ओके इसकी तरफ ध्यान नहीं देता है कि क्यों हो रहा है, ये बहुत मोस्ट कॉमन है ओके स्ट्रेस। सी एक्सट्रीम फास्टिंग, ओके लड़कियां आजकल फास्ट रखती हैं, इंटरमीडिएट फास्टिंग होती हैं 18 घंटे की, 20 घंटे की। ये एक्सट्रीम फास्टिंग का एक्चुअली आउटकम क्या निकल रहा है, इनफर्टाइल हो रही हैं। ओके यानी कुछ इससे भी इनफर्टिलिटी होती है इतना डाइट शेड्यूल फॉलो करने से भी? बिल्कुल होती है। ओके क्यों? क्योंकि जो अगर आप एक्सट्रीम फास्टिंग करेंगी तो क्या होगा, हार्मोनल इम्बैलेंस स्टार्ट हो जाएगा। ओके अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, आपके अंदर ईस्ट्रोजन की मात्रा कम हो रही है, आपके अंदर न्यूट्रिशन इम्बैलेंस है, तो जो अंडे हैं, जो अंडे बनने की क्षमता होती है वो कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। एक मैम जैसे आपने बताया स्ट्रेस, ये सोशल रीज़न में आ जाता है, मेडिकल रीज़न भी आपने बताया और सोशल रीज़न स्ट्रेस। केवल स्ट्रेस है कि और भी कुछ रहते चीज़ें रहती हैं? जैसे सोशल रीज़न बताइए आप मेरे को थोड़ा सा जैसे इनफर्टिलिटी के लिए। ओके, सोशल रीजन में जैसे जैसे हम कहते हैं कि एंडोक्राइन डिस्टरप्टिंग केमिकल्स, ओके ये हम लोग कहते हैं कि प्लास्टिक के बर्तन में खाना नहीं खाना है, हाँ उसमें गर्म पानी नहीं डालना है, हम्म, या पॉल्यूशन है, ओके या कुछ केमिकल्स ऐसे हैं, जैसे कुछ लोग फैक्ट्रीज में काम करते हैं, हम्म, जो केमिकल्स हैं उसके एक्सपोजर उनमें होता है, तो ये चीज़ें क्या करते हैं, ये भी इनफर्टिलिटी कॉज कर रही है, और ये बहुत ही ग्रेजुअली धीरे धीरे जो रिप्रोडक्टिव पावर है वो कम कर रही हैं। ओके तो ये इस तरफ तो हमारा ध्यान जाता ही नहीं है कि ये हो कैसे रहा है। स्मोकिंग और अल्कोहल कितना इनफर्टिलिटी के लिए कितना जिम्मेदार है? बिल्कुल, स्मोकिंग और अल्कोहल, लड़कियां जो स्मोक करती हैं हम्म, उन लोगों में भी जो अंडे बनने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है, जो अंडे बनते हैं वो भी डिफेक्टिव बनते हैं। ओके अल्कोहल भी सेम रोल प्ले करता है। ओके तो हाँ, हमारा न्यूट्रिशन, हम जो खाते हैं, हम्म, हमारा स्ट्रेस लेवल, ओके जो बाहर से जो पोल्यूशन है, इन्वायरमेंट है, वो सारा के सारा ले दे के ग्रेजुअली जो रिप्रोडक्टिव रेट है उसको कम कर रहा है, कम कर रहा है। और इस पे ध्यान जाता ही नहीं हमारा कि हो ओके क्या रहा है। ओके मतलब सबसे, और दूसरी चीज़ कि आजकल जो लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल लाइफस्टाइल लेट नाइट तक जगना, ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ पार्टी करने के लिए जाग रहे हो। पार्टी ये भी तो है कि आपका वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा है, वर्किंग आवर्स। पूरी पूरी रात काम कर रहे हो तब जाग रहे हो। ओके आपके स्लिप डिस्टर्बेंसेस जो होती हैं वो भी इनफर्टिलिटी कॉज करती हैं। ओके पूरा जो हार्मोनल बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है बॉडी का। तो लड़कियों को स्मोकिंग और अल्कोहल अवॉइड करना चाहिए। आजकल तो ट्रेंड बन चुका है, ट्रेंड है वो तो, ट्रेंड बन चुका। अगर लड़कों मैं से कहूँ ज्यादा कि लड़कियां पी अगर रही मैं कहूँ कि हैं। बिल्कुल सही बात या है। नंबर कंपेयर करें, मैं ये नहीं बोलता कि ज़्यादा लड़कियां ही पीती है, मेरे को मारना मत आके। मैं ये बोल रहा यानी आज रेशो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है लड़कियों का। हो सकता है कि कुछ ऐसा हो, लेकिन उसके जो कॉम्प्लिकेशंस आपने बताया कि ये होता है, तो अगर मैं कहूँगी कि आपको ठीक है स्मोकिंग या अल्कोहल नहीं करना लेना चाहिए, तो फिर वो तो बिल्कुल ऐसा होगा कि ऐसा कोई भी नहीं मानने वाला है। कोई भी नहीं मानना। सिंपल सी बात है, कोई नहीं बराबर। मानेगा आजकल की जनरेशन में। और स्ट्रेस इतना बढ़ चुका है कि उनके पास और कोई चीज़ें उनको नज़र नहीं आती हैं अपना स्ट्रेस रिलीव करने के लिए। मैं आपको वैसी लाइफ बताती हूँ कि मेडिकल कॉलेजेस में भी ऐसा होता है कि आप पूरा 16 घंटे, 17 घंटे, 24 घंटे कंटिन्यू काम कर रहे हो। अब आपके पास में और कोई चारा ही नहीं, अब क्या करोगे, बाहर नहीं जा सकते आप, ओके तो आपके पास में एक ऑप्शन बचता है कि चलो ठीक है, थोड़ा बहुत लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं और सो जाते हैं, सो जाते हैं। ओके और स्ट्रेस कम। लेकिन उनको इसका जो लॉन्ग टर्म फ्यूचरिस्टिक इफेक्ट है हाँ वो समझ में नहीं आ रहा है कि होता क्या है। होता क्या है, हम्म। डॉक्टरों के भी नहीं समझ। नहीं ऐसा नहीं, डॉक्टर में सभी की बात बता रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस ही नहीं, हाँ इंजीनियरिंग हाँ कॉलेजेस सभी में होते हैं, कॉलेजेस में सब में होते हैं। हाँ। मैम एक इनफर्टिलिटी से रिलेटेड मैं एक अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी होती है, ये क्या होता है, इसके बारे में बताएं। अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी मतलब आपने 12 महीने तक कोशिश करी, बच्चा नहीं लग रहा है, हाँ कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। अब आप गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने पूरी जांच करी, देखा यूट्रस बिल्कुल ठीक है, शेप बिल्कुल ठीक है, ट्यूब्स बिल्कुल ठीक हैं, ओवरीज ठीक हैं, हार्मोन्स ठीक हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ पर है? दिस इज
अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। ओके, पता ही नहीं चल रहा है कि परेशानी कहाँ हो रही है। परेशानी का, वैसे अभी अभी कुछ कुछ रिसर्चेस हुई हैं, ओके, तो उसमें एक टर्म निकला जिसे हम एपिजेनेटिक्स बोलते हैं। ओके, एपिजेनेटिक्स में क्या, इसका मतलब है कि जो इन्वायरमेंट होता है, जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती हैं, वो आपके जीन्स को कंट्रोल करती हैं। कैसे कंट्रोल करती हैं? डीएनए के अंदर जो अपना डीएनए, फॉर एग्जांपल डीएनए के स्क्रिप्ट की तरह काम करता है। ओके, तो जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस है, जैसे पॉल्यूशन है, क्रोनिक स्ट्रेस है, या आप जो अल्कोहलिज्म जो आप बोल रहे हैं, स्मोकिंग बोल रहे हैं, खाते हैं, या प्योर न्यूट्रिशन लेते हैं, वो जाकर के फिर अपने डीएनए को कितना काम करना है और कब काम करना है, कब स्विच ऑन होना है, कब स्विच ऑफ होना है, ये सारा अपने कंट्रोल में रखती हैं। ओके, ओके मैम, थैंक यू, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया इसको। मैम एक क्वेश्चन और, थोड़ा सा टैबू सब्जेक्ट पे जाता हूँ। जैसे पुरुषों में बहुत सारी सेक्स संबंधित समस्याएं होती हैं, उसी तरह महिलाओं में भी सेक्स संबंधित समस्याएं होती हैं। आप एग्री करेंगे इस चीज़ से? और मैं ये जानना चाहता हूँ अपने दर्शकों, महिलाओं से संबंधित सेक्स समस्याओं से संबंधित किस प्रकार की बीमारियां होती हैं, उन क्या बोलते हैं, उनके बारे में बताइए थोड़ा। महिलाओं के अंदर इससे हम कहते हैं कि सेक्सुअल डिस्फंक्शन। ओके, अगर हम दोनों को देख करके चलें तो मैं आपसे पूछते चलूंगा, आप उसको ब्रीफ करते चलो, है ना? ओके। यानी जो मैं लेके एक टर्म्स आता है लो सेक्सुअल डिजायर महिलाओं में, ये क्या होता है? लो सेक्सुअल डिजायर मतलब कि आपकी करने की इच्छा ही नहीं हो रही है, आपका सेक्स करने का दिल ही नहीं करता है। आपको अगर अराउज करने की कोशिश भी की जाए तब भी आप अराउज नहीं हो पाती हैं, आपका दिल ही नहीं करता है। वो होता है लो सेक्सुअल डिजायर। ओके, और इसके भी रीजंस बहुत सारे होते हैं लो सेक्सुअल डिजायर के। जैसे अगर अपनी कम्युनिटी में देखूं तो कम्युनिटी का रीजन ये भी है कि रिलेशनशिप इश्यूज, ओके, उसमें भी लो सेक्सुअल डिजायर होती है। लॉस ऑफ लिबिडो। अगर हम बायोलॉजिकली देखें तो अपने अंदर हार्मोन्स का जो फ्लक्चुएशंस होते हैं, उसमें भी लॉस ऑफ लिबिडो होती है। महिलाओं के अंदर क्या होता है कि जब जो महीना आता है, महीना आने के 14 दिन के आसपास उनके अंदर सेक्सुअल डिजायर बहुत एक्सट्रीम होती है। आने के बाद कि आने के पहले? जो महीना होता है उसके 14 दिन बाद। ओके, कहते हैं ओव्यूलेशन के आसपास सेक्सुअल डिजायर बहुत एक्सट्रीम होती है। लेकिन जैसे जैसे आगे टाइम बढ़ता है मेंसेस के पास में, जैसे ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ड्रॉप होने लगता है, तो ये जो सेक्सुअल डिजायर है अपने आप कम होने लगती है। फिर महिलाओं के अंदर बहुत ही थकान सी महसूस होने लगती है। ये एज अ सिडेशन भी काम करता है, तो नींद बहुत आती है। वो भी एक रीजन होता है। रिलेशनशिप एक इश्यूज जो चलते रहते हैं, चाहे वो कपल्स में हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के अंदर, वो भी एक रीजन है। और सेकंड आता है सेक्सुअल अराउजल डिसऑर्डर, ये क्या होता है? सेक्सुअल अराउजल डिसऑर्डर है कि जिसमें आपकी करने की इच्छा है, आप सेक्स करना चाहते हैं, लेकिन आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है उस चीज। लेडी की बेसिकली वो लेडी में ज्यादा लेडी उन लेडीज में कॉमन है कि आपकी करने सेक्सुअल डिजायर है, लेकिन बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है उसको, तो आप उस चीज को मेंटेन भी नहीं कर पा रहे, आप उस चीज को इनिशिएट भी नहीं कर पा रहे। खाना भी है लेकिन भूख भी नहीं लगी। एक और चीज, ऑर्गेज़मिक डिसऑर्डर्स, इसके बारे में बताइए मैम। ये होता है कि इसमें एक तो होता है कि या तो ऑर्गेज़म होता ही नहीं है, या वो ऑर्गेज़म वो उस सेक्सुअल ड्राइव को मेंटेन नहीं कर पाती हैं। तो ठीक है, अगर उन्हें इनिशिएट किया जाए, उनके साथ सेक्स इनिशिएट किया जाए, तो पेशेंट अराउज ही नहीं हो पा रही है। अगर अराउज नहीं हो पाएगी तो वो प्रेफर नहीं करेगी कि इंटीमेसी हो। बेसिकली ये पूरा जो आप मुझे बता रहे हैं, लॉस ऑफ लिबिडो है, अराउजल डिसऑर्डर है, जो अभी आपने जो अभी बताया ऑर्गेज़मिक डिसऑर्डर है, ये सारा सेक्सुअल डिस्फंक्शन में कवर होता है। मैं तो पूछ रहा हूँ, बता आप रहे हैं। पूरा सेक्सुअल डिस्फंक्शन में कवर होता है। अच्छा, सेक्सुअल डिस्फंक्शन में सारा सेक्सुअल डिस्फंक्शन में कवर होता है। एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा कॉमन सुनने में आता है, पेनफुल इंटरकोर्स। इसे यानी बहुत सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ, इंटीमेसी वाली लाइफ बहुत इफेक्ट होती है, ये क्या होता है?
पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स के अंदर क्या होता है, इसको हम वेजिनिस्मस बोलते हैं। ओके, मेडिकल टर्म्स में वेजिनिस्मस बोलते हैं। इसमें जो वजाइना के आसपास की जो मसल्स हैं वो अपने कंट्रोल में नहीं होती, ऑटोमेटिकली इतनी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है ड्यूरिंग पेनिट्रेशन। ओके, तो वो या तो पेनिट्रेशन बहुत ही पेनफुल होता है या पेनिट्रेशन हो ही नहीं पाता है। ओके, ये उसी टाइम पे होता है जिस टाइम इंटरकोर्स कर रहे होते हैं। ओके, तो ये इसका रीजंस भी बहुत सारे हो सकते हैं कि या तो उसको कोई पास्ट ऐसा एक्सपीरियंस हो पेनफुल इंटरकोर्स का जिसकी वजह से, डर की वजह से वो नहीं कर पा रही है, या कोई ऐसा ट्रॉमा हुआ हो, लास्ट प्रीवियस हिस्ट्री उसकी हुई, ट्रॉमा की हिस्ट्री रही हो। तो ये होता है कि वेजिनिस्मस की वो नहीं कर पाती। इसमें भी काउंसलिंग भी होती है, सोशल काउंसलिंग करता है, और साथ में कभी कभी उससे हम लोग काउंसिल करते हैं कि रिलैक्स कैसे होना है, अपनी मसल्स को रिलैक्स कैसे करना है, या अगर उसके दिमाग में कुछ ऐसी सी चीज़ें बैठी हुई हैं तो हम चाहते हैं कि नहीं वो चीज़ें रिलीज हों, तब जाके वो इनिशिएट कर पाए। कई बार ऐसा भी होता है कि डिलीवरी के बाद में जो एपिजोटमी लगती है, जो हम एपिजोटमी करते हैं, तो वो भी कई बार पेनफुल होती है, या पीआईडी के अंदर भी होता है। अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, अगर सेक्स पेनफुल होगा तो ऑफ कोर्स वो रिफ्यूज़ करेंगे। हाँ, ओके मैम, इतनी अपन ने बात की सेक्सुअल प्रॉब्लम्स की, लेडीज़ की, इसमें वुमेन सेक्स पावर बढ़ाने के लिए भी कुछ दवाइयाँ आती हैं क्या? मेडिकली दवाइयाँ आती हैं, लेकिन यूज़ नहीं की जाती हैं। जैसे बुप्रोपियोन है, दवाइयाँ आती हैं, यूज़ नहीं की जाती। पर फिर भी कुछ आयुर्वेदिक चीज़ें ऐसी हैं, जैसे फेनुग्रीक सीड्स, जैसे हम कहते हैं कि मेथी के बीज जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं, वो भी सेक्सुअल पावर को बढ़ाता है। अश्वगंधा बहुत प्रेवलेंट है, सेक्सुअल पावर बढ़ाने का काम करता है। शिलाजीत, अब टैबू ये है कि शिलाजीत जो है वो सिर्फ लड़कों में ही यूज किया जाता है, ऐसा नहीं है। शिलाजीत को लड़कों में भी यूज करते हैं और लड़कियों में भी यूज किया जाता है। ऐसा नहीं है कि वो टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने का काम आता है। हाँ, पर वो बेसिकली रिलैक्स करता है, बॉडी को रिलैक्स करता है, जिसकी वजह से जो हमारे अंदर ब्लड सर्कुलेशन है, अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से सेक्सुअल पावर इंक्रीज हो जाती है। तो शिलाजीत केवल लड़कों के लिए नहीं, लड़कियों के लिए भी होता है। इवन कई लोग तो इसे वेट लॉस के लिए यूज करते हैं। आजकल मैम बहुत ज़्यादा इसका शिलाजीत का चल रहा है कि जिमिंग में यूज़ कर, प्री वर्कआउट के जगह उसको शिलाजीत लो तो आपका पावर बढ़ेगा, आप अच्छी मसल ग्रोथ हो जाएगी। नहीं, पर एक जिमिंग को लेकर के एक बात ये भी है कि जो लड़के लोग होते हैं वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं जिमिंग के लिए, बराबर, बहुत कॉमन है। टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शंस लगाते हैं 6-6 महीने तक। इसके क्या ड्रॉबैक है? टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन उन लोगों में क्या है, बॉडी तो बिल्ड होगी, लड़का बोलेगा कि अरे मैं तो फिजिकली बहुत एक्टिव हूँ, मैं न्यूट्रिशन भी अच्छा लेता हूँ, जिम करता हूँ, मेरी सेक्सुअल पावर कम क्यों हो गई, या मैं क्यों इनफर्टाइल हूँ, मैं कैसे हो सकता है? बैट पे फेल हो जाते हैं। तो वही बात है कि उसमें क्या होता है कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल तो हाई रहेगा, लेकिन आपका स्पर्म काउंट कम हो जाएगा। लड़कियों में भी पीयर प्रेशर रहता है ड्यूरिंग सेक्स की परफॉर्म का? ऐसा पीयर प्रेशर लड़कियों में नहीं रहता है। अच्छा। लेकिन ये है कि हाँ, अगर फर्टिलिटी चाहिए तो वो डेफिनेटली ट्राई करेंगे, बट प्रेशर नहीं होता है, डिजायर रहती है। घर वाले कहते हैं ना आजकल तो अपने सोशल सोसाइटी के अंदर ये है कि नहीं, बच्चा अभी 1 साल के अंदर एनी हाउ करना, और बच्चा नहीं, शादियां भी लेट होने लगी ना। एक चीज इसमें मुझे याद आई, बच्चा नहीं हो पा रहा है, 1 साल तक कंटिन्यू कहेंगे कि बच्चा करना है और हो नहीं पा रहा है, ठीक है। अब पेशेंट आ गई स्ट्रेस में, उसको लग रहा है कि मैं इनफर्टाइल, लेकिन सब कुछ अंदर नॉर्मल है, लड़के को भी चेक करा ले, सब कुछ नॉर्मल है। अब वो जाएगी आईवीएफ के लिए, ठीक है, आईवीएफ करवाएगी, बच्चा होगा, होने के बाद में 1-2 साल बाद वो ऑटोमेटिकली कंसीव कर लेगी। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो ये एक प्रेशर क्रिएट करते हैं ना अपने यहाँ पे, अपने सोसाइटी के अंदर, इससे जो इनफर्टिलिटी है ना वो एक हाइप हो चुकी है। हाँ, वो ऑटोमेटिकली कंसीव कर सकती है, लेकिन उसमें इतना प्रेशर बढ़ा देते हैं जिसकी वजह से, स्ट्रेस की वजह से वो वैसे ही कंसीव नहीं कर पाती है। जैसे लड़कों के लिए लिखा रहता है पुराने बस स्टैंड के पीछे बहुत सारे नीम हकीम, खतरा है जान, लड़कियों में ऐसा कुछ नहीं होता है। लड़कियों के लिए कोई नए बस स्टैंड कुछ होता है क्या? ना। अच्छा, ऐसा कुछ भी डायरेक्ट गायनी को दिखा सकते हैं। बिल्कुल। ओके,
ठीक। मैम एक और मैं प्रॉब्लम थोड़ा सीरियस हूँ, एक रिकरेंट अबॉर्शन से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बताइए। रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस है ना? यस। हाँ, ऐसा कहते हैं कि जैसे अगर कंटिन्यू 3 बार आप कंसीव कर चुके हो और तीनों बार अबॉर्ट हो रहा है, हाँ, तो उसे हम कहते हैं रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस। जैसे हम कहते हैं कॉन्सिक्यूटिवली 3 बार कंसीव किया है, वो अबॉर्ट हो चुका है। ओके। लेकिन फिर भी हम लोग आजकल 2 बार अगर कंसीव करके अगर 2 बार अबॉर्शन हो चुका है, तो हम लोग फिर भी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देते हैं। ओके। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस के, तो और जो मोस्ट कॉमन रीजन होते हैं एंडोक्राइन रीजन ही होते हैं, जो हार्मोनल प्रॉब्लम अपने अंदर होती है, जैसे पीसीओडी ओके। है ना। अगर प्रोजेस्टेरॉन लेवल अगर कम हो, जैसे हम ल्यूटियल फेस डिफेक्ट बोलते हैं, जिसमें प्रोजेस्टेरॉन कम होता है तो जल्दी अबॉर्ट हो जाता है। ये क्रोमोसोमल एनोमलीज हैं। अगर क्रोमोसोम में कुछ दिक्कत आ रही है, तो वो बच्चा जो है, वो नेचर का काम है कि ऑटोमेटिकली अबॉर्ट कर देती है। हाँ, और इसके अलावा कुछ रीजंस ऐसे भी होते हैं, जैसे एप्ला सिंड्रोम हम जिसको बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि ऐसे नसों के अंदर ऐसे ब्लॉकेजेस हो जाते हैं जिसकी वजह से प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाता है, और ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचता है, वो बच्चा अबॉर्ट हो जाता है। हाँ, ये रिकरेंट रीजन है। लेकिन अगर अपन देखें कि ये तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज्यादातर हमको देखने को मिलते हैं, स्टार्टिंग के 3 महीने, और मोस्ट कॉमन अबॉर्शंस भी स्टार्टिंग के 8 हफ्तों में होते हैं। 8 हफ्ते में। हाँ, ओके। उसके बाद अबॉर्शंस का जो रेट है वो कम हो जाता है। हाँ, और जैसे आजकल शादी के पहले लिव इन का कल्चर बहुत ज़्यादा है, तो मैम उसमें उसके दौरान भी इंटर को सेक्सुअल परफॉर्मेंस होता है, उसमें भी अबॉर्शन होता है, क्योंकि सोशली बाउंडिंग रहती है कि सोशल अपन शो नहीं कर सकते, तो अबॉर्शन इस वजह से भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं क्या? इसका एक अबॉर्शन बढ़ने, और उसके लिए कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करते हैं, तो ये कितने इफेक्टिव है या ड्रॉबैक क्या है इसके इसमें? देखिए, एक्चुअली ना अबॉर्शंस के रेट इस वजह से बढ़ रहे हैं, हम ये तो नहीं कह सकते ज़्यादा। हाँ, ये तो नहीं कह सकते, उसके तो बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अबॉर्शन बढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो हम इमरजेंसी ड्रग होती है कॉन्ट्रासेप्टिव आई पिल जिसे हम कहते हैं, कि वो बार बार लेने से इनफर्टिलिटी होती है या आगे जाके दिक्कतें होती हैं। बहुत ट्रांजिएंट इफेक्ट होता है, बहुत टेम्पररी इफेक्ट होता है कि आपकी साइकिल्स जो है वो इरेगुलर हो सकती है, इतना हो सकता है। लेकिन उसकी वजह से इनफर्टिलिटी वगैरह वो तो नहीं होता है। लेकिन अगर इन केस सर्जिकल अबॉर्शन कराया है ना, जैसे हम कहते हैं कि डीएनसी है, सक्शन इवैक्यूएशन है, अगर वो अबॉर्शन कराया है, उसमें अगर ओवर क्यूरेट कर देते हैं, बहुत ज्यादा ही फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, तो वो इनफर्टिलिटी का एक रीजन हो सकता है। ओके, कि वो इनफर्टिलिटी कॉज कर सकता है। ओके। मैं जैसे आपने अबॉर्शन, एक टर्म्स होता है आईयूसीडी या कॉपर टी, ये क्या होता है और इसका क्या बेनिफिट है? आईयूसीडी इंट्रायूटेराइन डिवाइस, इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है ना। लोग पता नहीं क्यों इसको ना आईयूसीडी लगवाने से डरते हैं। वो सोचते हैं कि शायद लगवा लेंगे तो ये पता नहीं पेट को क्रॉस करके आगे निकल जाएगी, या इससे बहुत ज़्यादा ही दर्द होगा, या इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, या ब्लीडिंग ज़्यादा होगी। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके। आईयूसीडी सेफ होता है, प्योर सेफ होता है। मैटर ये करता है कि आप कौन सी आईयूसीडी लगा रहे हैं। एक होता है कॉपर टी, जैसे हम कहते हैं कॉपर टी, जो बहुत मोस्ट प्रिविलेंट है। कुछ हार्मोनल आईयूसीडीज भी होती हैं जो हम लोग अलग अलग कंडीशन में यूज करते हैं, जैसे बहुत ज्यादा बड़ा फाइब्रॉइड है उस केस में भी यूज करते हैं। ओके। ये आईयूसीडी सिर्फ लॉन्ग टर्म इफेक्ट के लिए नहीं कि आप 5 साल के लिए, लेकिन कभी कभी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन में भी यूज होती है। ओके। मरीना जिसको बोलते हैं, मरीना इज हार्मोनल, ओके, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव। ओके। हाँ, ये इरेगुलर पीरियड्स जिन लोगों में होते हैं, जिन लोगों में बहुत बड़ा फाइब्रॉइड होता है, जिन लोगों में एक कंडीशन होती है एंडोमेट्रियोसिस, जो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया, जिसमें बहुत पेन होता है मेंसेस के दौरान, उस केस में हम लोग यूज करते हैं हार्मोनल ट्रीटमेंट। हाँ, एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैम, सोशल से रिलेटेड है। एक जनरली लड़कियों का जब वजन बढ़ा रहता है, जो ज़्यादा वजन क्या कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकता है एक लड़की के आगे के फ्यूचर लाइफ में? ओके, ज़्यादा बड़ा वजन, ओबेसिटी, अगर वो ओबेसिटी की कैटेगरी में आती है। एक होता है ओवरवेट, एक होता है ओबेस। अगर ओबेसिटी की कैटेगरी में आती हैं तो फ्यूचर कॉम्प्लिकेशंस बहुत बढ़ जाते हैं, इनफर्टिलिटी के कॉम्प्लिकेशंस बहुत बढ़ जाते हैं, मतलब इनफर्टिलिटी का रिस्क बढ़ जाता है। साथ में पीसीओडी का रिस्क पे हमेशा रहेगा उन्हें, हर्सिटिज्म,
अनचाहे बाल आना, ओके, वो बढ़ जाएगा। प्रेगनेंसी लॉस बार बार होगी उन पेशेंट के अंदर, ओके, या तो प्रेगनेंसी वो कंसीव ही नहीं कर पा रही, कंसीव कर पा रही हैं तो प्रेगनेंसी लॉस बार बार हो रहा है। ओके, हार्मोनल इम्बैलेंस चलता रहेगा ऐसे ओबेसिटी के साथ में। ओके, और बाकी अगर मेडिकली देखा जाए तो फिर वो तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। ओके। हार्ट की बीमारी है। हार्ट की बीमारी है बहुत सारी। हम्म, मैम, आज हम एक नया सेगमेंट चालू कर रहे हैं इसमें। मैंने अपने सोशल पेज पे डाला कि हम आपके साथ एक पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो उसमें मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन आए। तो एक हम नया आज से शुरू कर रहे हैं, एक रैपिड फायर। ओके, तो आप यस या नो में या उसको ब्रीफ करके बताएंगे। तो क्वेश्चन मैं पूछता जाऊंगा, आप उसके आंसर। ठीक है, मिथ्स एंड फैक्ट और रैपिड फायर, इसको जो भी आप मान लो। ठीक है। एक होता है, क्या वाइट डिस्चार्ज से वेट लॉस होता है या वीकनेस आती है? बिल्कुल भी नहीं होता है। अच्छा। बिल्कुल भी नहीं होता है। वाइट डिस्चार्ज से वेट लॉस या वीकनेस बिल्कुल भी नहीं आती है। हाँ, वो कोई रीज़न नहीं है। लोग ओके, ऐसा सोचते हैं कि ऐसा होता है, ओके। बिल्कुल नहीं होता है। इसके रीजन, वाइट डिस्चार्ज का रीजन क्या होता है? इन्फेक्शन। इन्फेक्शन। वो भी ऐसा है कि वाइट डिस्चार्ज एक तो नॉर्मल होता है, फिजियोलॉजिकल होता है, जो होता है ये थोड़ा बहुत सबको, सभी ओके। फीमेल को होता है। लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा हो रहा है और बहुत ज़्यादा फाउल स्मेलिंग हो रहा है तो वो इन्फेक्शन होता है। टाइट अंडरवेयर पहनने से इनफर्टिलिटी का क्या लिंक है? टाइट अंडरवेयर पहनने से एक्चुअली होता क्या है ना, कि टाइट अंडरवेयर पहनना या हॉट वाटर बाथ लेना, हाँ, हाँ। या फिर कह सकते सोना बाथ है, हॉट वाटर हम्म, बाथ है, या कभी कभी ऐसा भी है कि कहते हैं कि जो लैपटॉप है उसको हम्म, हमारे लैप पे रख हाँ, करके लेफ्ट। काम करते रहना। हाँ, हाँ, होता क्या है ना कि इससे स्पर्मेटोजेनेसिस में दिक्कत आती है, जो ओके। स्पर्म के बनने में दिक्कत आती है। क्योंकि स्पर्म बनने के लिए क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर हमारा जो कोर टेम्परेचर है बॉडी का, उससे थोड़ा कम टेम्परेचर चाहिए होता है। और ये क्या करता है कि ये टेम्परेचर को बढ़ा देता है, मॉइस्चर क्रिएट करेगा, टेम्परेचर बढ़ा देगा, तो फंगल इन्फेक्शन भी वहाँ बढ़ जाता है। ओके, तो वो डेफिनेटली इनफर्टिलिटी कॉज करेगा। हाँ, एक तीसरा क्वेश्चन है, क्या प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स करना सेफ है? बिल्कुल सेफ है। ओके। प्रेगनेंसी के दौरान, हाँ, ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत आता है कि क्या करें, प्रेग्नेंट है तो हम मतलब 9 महीने तक सेक्स नहीं कर सकते। ओके, कर सकते हैं बिल्कुल, ओके, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें मना किया जाता है। जैसे जिन लोगों में अबॉर्शंस के रिस्क ज़्यादा होते हैं या पहले अबॉर्शंस हो चुके हैं, तो ओके, हम मना करेंगे कि नहीं करें वो। ओके। अगला क्वेश्चन है, डिलीवरी के कितने टाइम बाद सेक्स को इनिशिएट किया जा सकता है? 6 हफ्ते बाद। डिलीवरी के 6 हफ्ते बाद। जी, उस टाइम पे इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है ना डिलीवरी के बाद में। ओके। अगला क्वेश्चन है, क्या आईपिल या कॉन्ट्रासेप्टिव लेने के बाद भी प्रेगनेंसी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। ओके। आईपिल लेने के बाद भी, क्योंकि आईपिल का जो टाइमिंग होता है, हाँ, आपको जितना जल्दी आप लेंगे उतना जल्दी उसका उतना अच्छा उसका इफेक्ट होगा। तो ओके। या तो हम लोग कहते हैं विदिन 72 आवर्स लेना है, लेकिन अगर सबसे अच्छा इफेक्टिव होगा अगर विदिन 24 आवर्स ले लिया तो। ओके। अगर इसके बाद में लिया तो इसका इफेक्ट डेफिनेटली कम हो जाएगा। क्या प्रेगनेंसी, अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्या प्रेगनेंसी होने के बाद भी मासिक धर्म की तरह हर मंथ ब्लीडिंग हो सकती है? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है एक्चुअली। हाँ, मतलब कम से कम 3 से 4% फीमेल्स आती हैं, कहती हैं कि प्रेगनेंसी लगी है, और प्रेगनेंसी लगने के बाद में हमें 3 से 4 महीने बाद पता लगा, अच्छा। जब पेट बढ़ने लगा तब हमें पता लगा कि अरे हम एक बार चेक करा के आते हैं और ये है क्यों, और देखा तो प्रेग्नेंट है। पता ही नहीं चला उन्हें क्यों, हर अच्छा। महीने थोड़ा थोड़ा ब्लीडिंग आता रहा, तो उन्हें ऐसा लगा कि महीना चल रहा है। ऐसा हो सकता है क्योंकि अपना जो अवल नाल होती है वो जब नीचे की तरफ होती है तो ब्लीडिंग उसकी होती है। हो सकता है, ये नॉर्मल है। हाँ। अगला क्वेश्चन, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल छोड़ने के कितने टाइम बाद प्रेगनेंसी पॉसिबल है? 1 महीने बाद कह सकते हैं। एक बार जब महीना आ जाए, एक बार मेंसेस आ जाए, साइकिल पूरा होने के जी, बाद। साइकिल पूरा होने के बाद, ओके। एक साइकिल के बाद में प्रेगनेंसी हो सकती है। है। अगला क्वेश्चन है, मासिक धर्म रुकने की क्या एज है? क्या यंग एज में भी मासिक धर्म रुकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल हो सकता है। इसे हम कहते हैं प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर, जो कि 40 की एज के पहले ही जो अंडेदानी है वो काम करना बंद कर देती है। तो अंडे जो हैं वो नहीं बन पाते हैं प्रॉपर। तो उस टाइम पे भी वो जो मीनोपॉजल जो जितनी भी सिम्टम्स हैं वो सारे आने लगते हैं। हाँ। एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या बेली का शेप देख के ये पता लगा जा सकता है कि लड़का है कि लड़की है? बिल्कुल भी नहीं।
मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो कहते हैं कि अच्छा बेली का शेप बहुत बड़ा है और हाँ, ये लड़का है, वो ओके। ऊपर है मतलब कि लड़की है, नीचे है मतलब लड़का है। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं होता ये है। जो बेली का शेप है वो जस्ट डिपेंड करता है कि आप वो बच्चे का पोजीशन क्या है, हाँ, उस पर डिपेंड करता है। और डिपेंड करता है कि उसमें कितना एमनियोटिक फ्लूइड है आसपास, तो बेली का शेप बड़ा होगा थोड़ा, हाँ, कम होगा तो थोड़ा कम होगा। हाँ, बट प्लीज ऐसा इससे कुछ भी कोई नहीं होता। रिलेशन नहीं है, अच्छा, ये मिथ है ना, केवल ये मिथ, मिथ है केवल। टोटल मिथ। बिल्कुल। ओके। और क्या अगला क्वेश्चन, क्या ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी प्रेगनेंसी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। ओके, ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे क्या होता है ना, मरीज में लैक्टेशनल एमिनोरिया होता है, ओके। महीना नहीं आ रहा होता है। हाँ, और हाँ। वो भी उस तरह से सोचती है कि नहीं 6 महीने अब तो मुझे महीना आएगा ही नहीं, हुँ, लेकिन हुँ। उस महीने के दौरान वो कंसीव कर लेती है। ओके। हाँ। आखिरी क्वेश्चन है, और क्या आईयूसीडी या कॉपर टी लगाने के बाद भी प्रेगनेंसी की पॉसिबिलिटी होती है? लेस देन 1% फेलियर रेट है ओके, कॉपर टी का, जनरली नहीं होती है। नहीं होती, लेकिन अगर प्रेगनेंसी ऑलरेडी लग चुकी है, लग चुकी। पेशेंट कंसीव कर चुके, हुँ, उसके बाद अगर आईयूसीडी लगाया है हुँ। तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी देखने को मिलती है, फिर उसमें रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाते हैं। ओके। हाँ। तो ये क्वेश्चन थे मैम। थैंक यू वेरी मच, आपने अपने कीमती समय से इस पॉडकास्ट के लिए टाइम थैंक यू निकाला है। सो मच। और ऐसे ही अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल द सॉल्यूशन पॉडकास्ट बाय एमटी को सब्सक्राइब करें अधिक से अधिक संख्या में, और हमारे इंस्टाग्राम पेज द TSP बाय MT 2025 को अधिक से अधिक संख्या में फॉलो करें। धन्यवाद।